गवर्नमेंट मंत्रा में। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे इंटरनेट और डब्ल्यू के बारे में। और आपको एक विशेष बात बता दें कि इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, खासकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये इंटरनेट और डब्ल्यू का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए इस चैप्टर को हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसके डीप स्टडीज के बारे में हम लोग पूरी अच्छे से नॉलेज लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेट का इतिहास और उसके विकास के बारे में हम पूरी डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। तो इंटरनेट का विचार जो है वो 1969 में आर्पानेट से आया। आर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये जो एजेंसी है वो अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा अमेरिकी रिसर्च विभाग के द्वारा काम करती है और इसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी निकायों के बीच संचार के लिए इसे विकसित किया गया था। मतलब जब शुरुआत हुआ तो पहले जो अमेरिकन डिफेंस एकेडमी थी वहां पे इसका इस्तेमाल होता था। प्रारंभ में इसमें केवल 4 नोड होते थे, मतलब 4 होस्ट होते थे। 1972 तक यह 23 नोड्स के साथ वैश्विक स्तर पर फैल गया और इसे इंटरनेट के रूप में जाना जाने लगा। ठीक, इसके आधुनिक इंटरनेट की अगर हम बात करें तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, डीएनएस और ब्राउजर के आने के बाद जो इंटरनेट है वो सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया कि इंटरनेट का विकास वर्ल्ड वाइड हो गया। अब इसमें कुछ टर्म है जो हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म आता है इसमें आईपी एड्रेस के बारे में। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की एक विशिष्ट पहचान होती है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। और आईपी एड्रेस की बात अगर हम करें तो ये संख्याओं का एक अनूठा सेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 110.22.33.114। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सामान्य तौर पर कुछ इस तरीके के फॉर्म में ये सिंटेक्स होता है जो हमारा आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पे जो एन है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से लेकर के 255 तक होती है। यानी कि 256 कैरेक्टर इसके अंदर लिए जाते हैं, मतलब हम संख्या लेते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक स्थान लोकेशन की पहचान करने में मदद करता है। यानी कि अगर आपको किसी कंप्यूटर पे जाना है या कोई कंप्यूटर एक्सेस करना है तो आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए ताकि हम उस लोकेशन पे आसानी से पहुंच सके। चलिए धीरे धीरे यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हो गया, डीएनएस का विकास हुआ। अब आईपी एड्रेस क्योंकि नंबर के फॉर्म में था और नंबर्स को याद रखना बहुत टफ होता था, तो इंसानों के लिए जो हमारा आईपी एड्रेस होता था वो याद नहीं हो पाता था, इसलिए डीएनएस का उपयोग किया गया। अब डीएनएस की बात करेंगे तो डीएनएस का मुख्य कार्य आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम देना होता है। अब डोमेन नेम कैसा होता है, जब आप जैसे http://www.google.com टाइप करते हैं तो डीएनएस सर्वर इसे उस आईपी एड्रेस में बदल देता है जहां वह वेबसाइट होस्ट की गई होती है। यानी कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो जो डीएनएस होता है, डीएनएस की बात करें तो डीएनएस क्या करता है, वो आईपी एड्रेस में उसको बदल देता है। जैसे ये सारी चीजें www.google.com है तो ये इसका कोई एक आईपी एड्रेस होगा, जैसे 102 पॉइंट ऐसे करके इस तरीके से कोई आईपी एड्रेस होगा और वहां तक हमको पहुंचाता है। तो यह इंटरनेट की फोन बुक की तरह होता है। मतलब डीएनएस की बात करें तो ये इंटरनेट पे फोन बुक की तरह होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यह इंटरनेट पे मौजूद उन सभी संसाधनों का संग्रह है जो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, मतलब एचटीटीपी का प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू का विकास जो है वो टिम बर्नर्ली ने किया था और W3 कंसोर्टियम की स्थापना में जो बहुत मददगार साबित होता है। यह दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़कर उन्हें इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया संसाधनों का एक विशाल संग्रह प्रोवाइड करता है, यानी कि विशाल संग्रह बनाता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इंटरनेट का विचार सबसे पहले किस नेटवर्क से आया, तो आपको ये याद रखना है आर्पानेट से। एक आईपी एड्रेस में प्रत्येक संख्या का मान किसके बीच होना चाहिए, तो अभी आपको मैंने बताया कि वो 0 से लेकर के 255 के बीच होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस का नाम
मतलब डोमेन नेम में बदलने वाली प्रणाली क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस बोलते हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया। कुछ एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात आता है कि आईपी एड्रेस, या केवल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जब भी आईपी एड्रेस की बात होगी तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होगा, इसमें टोटली केवल नंबर ही होंगे। डीएनएस को याद रखना है तो यह नंबरों को नाम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे www.google.com, इस तरह से वो बदल देता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट हमेशा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर ही चलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट जो है वो हमारा किस पे चलता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे चलता है। अब बात करेंगे इंटरनेट की सेवाएं और अनुप्रयोग, मतलब इंटरनेट सर्विसेज एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो इंटरनेट जो है वो केवल सूचनाओं का जाल नहीं, बल्कि यह कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो श्रेणी आती है वो है हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज। सबसे पहला यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विस की बात कर लेते हैं। तो ये सेवाएं लोगों को आपस में जुड़ने और सूचना साझा करने में मदद करती है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम लोग बोलते हैं ईमेल, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक याद रखना है, ठीक। ये क्या करता है, इंटरनेट पे संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है हमारा ईमेल। उसके बाद आ जाता है टेलनेट, कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर ही आता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर से किसी दूरस्थ स्थित, मतलब रिमोट कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं और उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेलनेट का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद आता है इंटरनेट रिले चैट और इंस्टेंट मैसेज, जैसे कि आप डायरेक्ट रियल टाइम में मैसेजिंग करते हैं, आप यहाँ पे हेलो लिखते हैं, वहां रिसीव होता है। तो ये इंटरनेट रिले चैट और इंस्टेंट मैसेज जो है कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर आता है। तो दुनिया भर के लोगों से वास्तविक समय में टेक्स्ट चैटिंग करने की सुविधा ये हमें प्रोवाइड करता है। फिर आता है वीओआईपी। वीओआईपी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो हम फोन कॉल करने की जो टेक्निक है वो हमारा वीओआईपी के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। यानी कि अगर हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फेसबुक कॉल करते हैं, तो इस तरीके की चीजें वो वीओआईपी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है इसमें जो दूसरा श्रेणी है वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, ठीक है, सूचना पुनः प्राप्ति सेवा। तो इन सेवाओं का उपयोग इंटरनेट पर मौजूद फाइलों और दस्तावेज को खोजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी आपको इंटरनेट से कोई चीज फाइल ढूंढ के लानी है, जैसे पीडीएफ ढूंढना है या कोई बुक ढूंढना है या कोई इंफॉर्मेशन निकालना है, तो ये सारे काम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, जैसे एफटीपी है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है, नेटवर्क पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो हमारा ये मानक प्रोटोकॉल का काम करता है। मतलब जब भी हम कोई फाइल इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे हमारा एफटीपी काम करता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। इसके बाद आ जाता है आर्काइव। अब आर्काइव का यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सार्वजनिक एफटीपी साइटों और उनकी सामग्री का एक डेटाबेस, मतलब खोज इंजन होता है। यानी कि आर्काइव की बात करें तो ये फाइल का एक पूरा संग्रह होता है। इसको हम बात करें तो इसको हम लोग सर्च इंजन भी बोलते हैं। यानी कि दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन जो था वो आर्काइव था। अब इसके बारे में अभी थोड़े देर में हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है गोफर। गोफर का काम क्या होता है, रिमोट साइट पर मौजूद, मतलब दूरस्थ स्थित जो कंप्यूटर है, रिमोट साइट पर मौजूद दस्तावेजों को खोजने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पुराना सिस्टम था गोफर, ठीक है। अब आर्काइव की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्च इंजन था। जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन है, फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक विंग सर्च इंजन है। तो इस तरीके के कई सारे सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। तो इस तरीके से कई सारे सर्च इंजन थे। तो
पहले समय में जो दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन था, इंटरनेट सर्च इंजन था, वो था हमारा आर्काइव, जिसे 1990 में बनाया गया था। और इसे बनाने वाले जो थे एलन एम्टेस थे, विकसित किया था इन्होंने। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या था? इंटरनेट पे मौजूद जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वरों में फाइल को खोजना था, मतलब एफटीपी के थ्रू सारी फाइलों को खोजने का काम यहां से होता था। यानी यह वेबसाइट नहीं था, बल्कि फाइलों की एक लिस्ट को खोजता था। कोई भी चीज अगर हमको ढूंढना होता था तो हम इसी के थ्रू वो ढूंढते थे। चलिए, नेक्स्ट श्रेणी आती है हमारी वेब सर्विसेज की। ठीक है, वेब सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें, आइए देखते हैं। तो वेब पर मौजूद एप्लीकेशन के बीच डेटा के आदान प्रदान को हम लोग बोलते हैं वेब सर्विसेज। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो वेब सर्विसेज क्या होती हैं कि वेब पर, वेबसाइट पर मौजूद जो एप्लीकेशन के बीच जो डेटा का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वेब सर्विसेज के अंतर्गत कहलाता है। अब जैसे इसमें क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें कि दो तरफा ऑडियो और वीडियो प्रसारण के माध्यम से आमने सामने बात करना। जैसे कॉन्फ्रेंसिंग हम वीडियो कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम आपस में अगर जूम ऐप पे या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पे, गूगल मीट पे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से आसानी से बात कर पाते हैं, तो वो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। यहाँ पे वीडियो प्रसारण होता है, इस तरीके से हम काम करते हैं। दूसरा हमारा आता है ई लर्निंग। तो इंटरनेट की मदद से घर बैठे किसी विषय को सीखना या ऑनलाइन पढ़ाई करना, ये हमारा ई लर्निंग के फॉर्म में आता है। इसके बाद आता है ई बैंकिंग। तो बैंक जाए बिना इंटरनेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना या बैंक लेन देन करना, ये हमारा ई बैंकिंग जो है वेब सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ ई कॉमर्स आता है। तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को या सेवाओं की खरीद बिक्री करना, ये ई कॉमर्स कहलाता है। उसके बाद ई रिजर्वेशन कहलाता है। किसको कहते हैं? होटल के कमरे बुक करना, यात्रा के टिकट बुक करना, चाहे वो रेल हो, बस हो, हवाई जहाज हो। तो जब हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ई रिजर्वेशन। इसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऐसे ऐप के जरिए हम लोगों से जुड़ते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? सोशल मीडिया कहलाता है। तो ये सारी जितने भी चीजें हैं ये वेब सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अब इंटरनेट के अन्य महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सबसे पहला आता है मेलिंग लिस्ट। अब मेलिंग लिस्ट किसको कहते हैं? समान रुचि वाले लोगों का एक समूह बनाना और ईमेल द्वारा जानकारी साझा करना हमारा मेलिंग लिस्ट कहलाता है। दूसरा आता है यूजनेट। इसका उपयोग कहाँ होता है? विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थानों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, संस्था जितने भी हैं, विद्यालय और संस्था के जो न्यूज चैनल है, न्यूज के माध्यम से हम जोड़ने वाली एक पुरानी प्रणाली है हमारा यूजनेट। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे एग्जाम कैप्सूल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े किसी दूरस्थ कंप्यूटर यानी रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? तो रिमोट कंप्यूटर को हम किसके द्वारा एक्सेस करते हैं? टेलनेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है? वो होता है हमारा एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अब यहाँ पे आता है आर्काइव। आर्काइव क्या है? आर्काइव जो है वो हमारा एक सर्च इंजन है, और दूसरी बात ये सार्वजनिक एफटीपी फाइलों का एक डेटाबेस होता है, यानी कि हम इसको डेटाबेस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में संवाद करना क्या कहलाता? उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट चैटिंग, यानी कि चैटिंग बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां आता है कुछ डिटेल में हम जानते हैं डब्ल्यू के बारे में। तो वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का अक्सर कभी कभी अगर पूछ लेता है फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे कभी कभी वाइल्ड दे देता है, तो इस सबको ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग बहुत गौर करिएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम डब्ल्यू या वेब भी कहा जाता है, तो इंटरनेट की प्रमुख सूचना पुनरावृत्ति सेवा जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज। ठीक है, इसका विकास 1989 में टिम बर्नर्ली ने अपने सहयोगियों द्वारा, ठीक है, सन जिनेवा में विकसित
किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, सन जिनेवा में विकसित किया था। हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे उपयोगकर्ता को हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया लिंक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करता है। ये है हमारा www। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है क्लाइंट सर्वर प्रारूप। तो वेब क्लाइंट सर्वर मॉडल का पर काम करता है। जितने भी हमारे www हैं वो काम करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सर्वर की। तो सर्वर क्या है? वे कंप्यूटर प्रोग्राम जो दस्तावेजों को स्टोर करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे भेजते हैं। ठीक है, और क्लाइंट क्या करेगा? वे प्रोग्राम जो सर्वर से दस्तावेज के लिए अनुरोध करते हैं, जैसे हमारा ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या करेगा? अनुरोध करेगा, कोई चीज रिक्वेस्ट करेगा कि ये मुझे आप ढूंढ के लाके दो, और सर्वर उसको वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आर्किटेक्चर काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो www में काम करता है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला यहाँ है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर है क्या? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग www पर जानकारी प्रदर्शित करने और उसे खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट। तो किसी व्यक्ति, स्थान या संगठन से संबंधित जो वेब पेजेस का एक संग्रह होता है उसे हम वेबसाइट कह देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको हमारे ही संस्था के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो वेबसाइट कहलाता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर संस्था के बारे में पूरी जानकारी देना। अब जो वेबसाइट होता है वो कई सारे पेजेस से मिलकर बना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब में मौजूद एक डिजिटल फाइल को हम लोग बोलते हैं वेब पेज। फिर आता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या होता है? वह प्रोग्राम जो क्लाइंट द्वारा अनुरोध किए गए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज प्रदान करता है, वो हमारा कहलाता है वेब सर्वर। इसके बाद एक टर्म है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का काम क्या होता है? यह इंटरनेट पे किसी वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है। ठीक है, तो यह इंटरनेट पे किसी वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है, उसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। जैसे www.com ये हमारा एक यूआरएल है और उस पेज पे हम जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वह प्रोटोकॉल जो सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार को संभव करता है वो है हमारा HTTP। यानी कि अगर यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, तो इनके बीच में जो संवाद होगा वो HTTP के माध्यम से ही होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको परीक्षा के लिए याद रखना है, जैसे यूआरएल बनाम IP। ठीक है, तो IP एड्रेस क्या होगा को याद रखना है, कठिन होता है, इसीलिए इसे सरल बनाने के लिए हम लोग डोमेन नेम या वेबसाइट पता यूआरएल का आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है HTML। तो HTML पेज लिखने के लिए, वेब पेज जो हम लिखते हैं, जो वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, उसको लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाली भाषा है हमारी HTML। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा बेसिक से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या। जैसे सबसे पहला है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म जैसा कि आपको पहले पता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल क्या करता है? इंटरनेट पे मौजूद किसी भी फाइल, वीडियो या वेब पेज का जो ग्लोबल एड्रेस होता है वह होता है। ठीक है, अब यूआरएल के कुछ पार्ट है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो यूआरएल को हम लोग कई पार्टों में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, दूसरा है रिसोर्स नेम और तीसरा है उसका पाथ। तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या कहता है कि यह बताता है कि किस नियम का उपयोग करना है, जैसे HTTP का उपयोग करना है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यस का, या ठीक है, सिक्योरिटी वाला जो चीजें जो सिक्योर होता है, SSL सिक्योर होता है, वो HTTP यस हो जाता है। FTP का यूज करना है तो HTTP यस का मतलब होता है कि फाइल पोर्ट 443 पर स्थित है। इसके बाद इसमें जो दूसरा पार्ट है, जैसे ये पार्ट हो गया तो हमारा क्या हो गया? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। उसके बाद जो ये पार्ट होता है ये होता है हमारा रिसोर्स नेम, जिसको हम लोग होस्ट नेम भी बोलते हैं। तो यह होता है डोमेन नेम जो सर्वर का स्थान
बताता है get.videolan.org। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिसोर्स नेम। इसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो होता है हमारा पाथ, और पाथ क्या कहता है कि यह सर्वर के अंदर उस फाइल को सटीक रास्ता होता है, यानी कि वो जो फाइल है वो कहाँ स्थित है उसका पूरा लोकेशन होता है ये पाथ। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी बहुत कहीं अगर आपको लग रहा होगा कि हमको ये चीजें नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मैं आगे उसको बता दूंगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आईपी एड्रेस के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो आईपी एड्रेस इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की एक यूनिक पहचान होती है, वो होता है हमारा आईपी एड्रेस। जैसे जितने भी कंप्यूटर है इस दुनिया में उन सब का अलग अलग एड्रेस होता है, यानी कि किसी भी कंप्यूटर पे अगर आपको कोई फाइल शेयर करना है तो जब तक आपको उसका आईपी एड्रेस नहीं पता है तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे या ना वहां पे आप फाइल भेज पाओगे। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिटी होती है हर कंप्यूटर की, हर पीसी की, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करती है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कार्य की बात करते हैं, तो यह कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से अन्य कंप्यूटर द्वारा पहचाने जाने की अनुमति देता है कि आप किसी भी कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस से पहचान सकते हो। नेक्स्ट है RARP। ठीक है, तो रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। किसी नेटवर्क में किसी विशेष कनेक्शन के लिए आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको किसी विशेष नेटवर्क में विशेष कनेक्शन के लिए अगर आईपी एड्रेस को प्राप्त करना है तो आप ये RARP का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के आईपी एड्रेस फॉर्मेट होते हैं, एक होता है हमारा IPv4 और एक होता है IPv6। ठीक है, अब दोनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहां पे आता है IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, तो इसमें क्या है 0 से लेकर के 255 तक संख्याओं के 4 सेट होते हैं जो 3 डॉट्स द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये नंबर ये नंबर ये नंबर और ये नंबर। ठीक है, तो इनके बीच जो नंबर है 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255 और ये भी हमारा 0 से 255 के बीच में ही है और इनको 3 डॉट से हमने अलग कर रखा है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस IPv4 की एक पहचान है। तो जब ब्राउजर में जैसे governmentmantra.in दर्ज करते हैं तो DNS उसे स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस में बदल देता है, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वहां पे जाकर के उस चीज को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, इसमें की पॉइंट याद रखना है, जैसे आपको DNS मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये क्या करता है DNS जो होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। उसके बाद HTTP पोर्ट्स का काम क्या होता है, जो पोर्ट HTTPS जो पोर्ट होता है वो 443 का उपयोग करता है। RARP जो होता है वो फिजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद URL जो होता है इस विधि में मेथड जो होता है, होस्ट नंबर, नाम, पोर्ट्स और पाथ शामिल होता है। मतलब URL में 3 चीजें होती हैं, होस्ट नेम, पोर्ट्स और पाथ। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पहले पता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। HTTPS प्रोटोकॉल जो है किस पोर्ट नंबर पे काम करता है या उपयोग करता है, किस पोर्ट नंबर का, तो वो है 443 का। IPv4 में संख्याओं के कितने सेट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 सेट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट IP एड्रेस प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो IP एड्रेस प्रोटोकॉल एड्रेस प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा क्या यूज करना होता है, RARP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला है कि आईपी एड्रेस में जो IPv4 है और IPv6 है उनके बीच और ISP की जो भूमिका है वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं IPv4 में जो क्लासेस हैं वो क्या है। तो IPv4 की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहली बात तो वो 32 बिट एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो होता है IPv4 एड्रेस 32 बिट लंबा होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कुल है ना 2 के पावर 32 लगभग 4.3 अरब यूनिक एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसमें 4 दशमलव संख्या के रूप में लिखा होता है जो बिंदुओं से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो
डॉट होगा, ये हमारा डॉट यहाँ पे 1 2 3 डॉटेड अलग अलग नंबर्स होंगे। अब प्रत्येक भाग जो होता है वो 8 बिट का होता है, यानी कि 8 चौका 32 और 2 के पावर 32 करिए तो इतने लोग कनेक्ट कर सकते हैं, 4.3 करोड़ लोग इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के नेटवर्क में यहाँ पे आपका देखिए अरब, करोड़ कह दिया, सॉरी, 4.43 अरब लोग इससे जुड़ सकते हैं। अब देखिए IPv4 के प्रकार की बात करें तो IPv4 जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है पब्लिक, ठीक है, IP एड्रेस, और एक होता है हमारा प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिक की बात करेंगे तो यह इंटरनेट पर आपके डिवाइस की विशिष्ट पहचान है, जिसे हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो पहचान दिया जाता है उसको हम लोग पब्लिक IP एड्रेस बोलते हैं। और प्राइवेट IP की जो बात करेंगे तो आपके स्थानीय नेटवर्क जैसे घर का वाईफाई के भीतर उपयोग किया जाता है, वो होता है हमारा प्राइवेट IP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे IPv4 के क्लासेस की बात करेंगे तो नेटवर्क के आकार के आधार पर इसे 5 क्लासेस में विभाजित किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो जरूर इसमें से बनने की संभावना है। क्लास ए की बात करें तो बड़े नेटवर्क्स के लिए जैसे सरकारी संस्था के लिए हम लोग क्लास ए की IP एड्रेस डिफाइन करते हैं। क्लास बी की बात करें तो मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए जैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज है या कोई बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके लिए हम यहाँ पे क्लास बी की IP एड्रेस बनाते हैं। जितने भी छोटे नेटवर्क्स हैं, छोटे ऑफिस हैं या घर है, वहां पे हम लोग हमेशा क्लास सी की IP एड्रेस बनाते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई कैमरा लगा होगा, जो IP कैमरा होता है, तो उसमें हम लोग क्लास सी की ही IP एड्रेस डिफाइन किया जाता है सर्वर को, कैमरे को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास डी है। क्लास डी जो है वो मल्टी कास्टिंग के लिए सुरक्षित रखा जाता है, और क्लास जो ई है वो भविष्य के प्रोग्राम और शोध यानी कि रिसर्च के लिए सुरक्षित रखा गया है। चलिए कुछ चीजें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। जैसे क्लास ए का जो IP एड्रेस है वो 1 से लेके 26 के बीच में बनता है, 1 to 226 के रेंज में होता है। ठीक है, यहाँ पे 255 है, उसके बाद ये 000 हमारा रहता है। बड़े नेटवर्क के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये। ठीक है, चलिए ये होस्ट है, ये हमारा ये नेटवर्क, और फिर उसके बाद हमारे पास होस्ट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास बी की IP एड्रेस, अब देखिए यहाँ पे 127 गायब है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे चल के जानकारी लेंगे। उसके बाद 128 से 191 तक होता है, जिसमें यहाँ पे 2 नेटवर्क आ रहे हैं, 255। उसके बाद यहाँ पे होस्ट आते हैं, मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए ये यूज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है क्लास 6 की IP एड्रेस जो स्टार्ट होती है वो 192 से लेकर के 223 के बीच होती है, ये छोटे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि क्लास बी कहाँ से स्टार्ट होता है, 128 से। ठीक है, क्लास सी कहाँ से स्टार्ट होता है, 192 से। ठीक है, और क्लास डी जो स्टार्ट होता है वो 224 से स्टार्ट होता है, 239 तक जाता है, ये मल्टीकास्टिंग के लिए भी होता है। और 240 से 255 जो है वो हमारा रिसर्च और भविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि 127 जो है वो कहाँ गायब हो जाता है। तो IP एड्रेस जो 127.xxx है .xxx को लूप बैक एड्रेस, ठीक है, के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिसका उपयोग खुद के कंप्यूटर की टेक्सटिंग के लिए होता है, इसीलिए यह किसी क्लास में सामान्य रूप से उपयोग में उपलब्ध नहीं होता है। चलिए कुछ बात करते हैं यहाँ पे क्लास ए में। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑक्टेट होता है वो हमारा नेटवर्क ID के लिए होता है, और बाकी जो 3 होता है हमारा होस्ट ID के लिए होता है। इस नेटवर्क में नेटवर्क कम होता है, लेकिन हर नेटवर्क में करोड़ों कंप्यूटर जैसे करीब 1.6 करोड़ जुड़ सकते हैं इस क्लास ए के एड्रेस में। फिर क्लास बी आता है, इसमें पहले 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क के होते हैं, उसके बाद 2 हमारे जो होते हैं वो होस्ट के होते हैं। यह बड़ी कंपनी या विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त है, जैसे करीब 65,000 होस्ट प्रति नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्लास सी के जो IP एड्रेस की बात करेंगे, तो इसमें पहले 3 जो होते हैं ऑक्टेट वो हमारा नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके बाद केवल आखिरी जो होता है वो हमारा होस्ट ID होता है। तो यह छोटे ऑफिस या घर के लिए सबसे बेस्ट होता है, और इसमें अधिकतम 254 होस्ट प्रति नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लास डी और क्लास ई के बारे में। तो क्लास डी का जो होता है उपयोग टीवी स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मल्टीकास्टिंग जैसे कार्यों के लिए होता है, जहां एक ही डेटा कई लोगों को एक साथ भेजा जाता है। जैसे टीवी स्ट्रीमिंग जो हो रहा है वो हमारा क्लास डी के अंदर हो रहा है। फिर क्लास ई में अगर हम बात करें तो यह आम जनता के उपयोग के लिए नहीं होता है। इसे केवल वैज्ञानिक या कोई रिसर्च सेंटर है वो इस्तेमाल करता है उसके लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए इसको बचा के रखा गया है, वो क्लास सी के में आता है। कुछ यहाँ पे लिमिटेशन है IPv4 के, ठीक है, उसको जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें एड्रेस की कमी की, तो बढ़ती जनसंख्या और इंटरनेट डिवाइसेस के कारण जो है वो IPv4 एड्रेस खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो इसमें सुरक्षा फीचर जैसे IPsec अलग से जोड़ने पड़ते हैं, ठीक, ये लिमिटेशन है। दूसरा है यहाँ पे नेट यानी AT-NET पर निर्भर, जिसकी बात करें कि एड्रेस की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करना पड़ता है। जब हमारे पास कोई चीज कम पड़ जाता है तो नेटवर्क का थोड़ा जटिल, चूंकि नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेटवर्क क्या हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है, ठीक है। अब इन सारी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया IPv6 जिसमें 132 बिट होते थे को विकसित किया गया, जो असीमित एड्रेस प्रदान करता है, ठीक है। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें जैसे इसमें क्लास ए की बात करेंगे तो IP एड्रेस कुछ इस तरीके से, यहाँ पे IP एड्रेस की जो संख्या होती है कुछ यहाँ पे सबसे बड़े क्लास में ये हम लोग इतने लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इतने IP एड्रेस बना सकते हैं। क्लास बी की बात करें तो मध्यम क्लास के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे 65,536 हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। 123.123 इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। क्लास सी जो होता है वो सबसे छोटी क्लास 256 कैरेक्टर के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कुछ लिमिटेशन जो है यहाँ पे IP6 में कुल जो 202 यानी कि 4.29 अरब लोग यहाँ पे एड्रेस बना सकते हैं, मतलब संभावित एड्रेस होते हैं। आज की दुनिया में उपकरणों की संख्या बढ़ने के कारण यह संख्या भी कम पड़ रही है। जैसे जैसे डिवाइसेस बन रहे हैं, जैसे जैसे इंटरनेट की सर्विसेज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसी कमी को दूर करने के लिए IPv6 को लाया गया, ठीक है। अब इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये IPv4 और IPv6 से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि इसमें से बनना ही चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक 132 बिट एड्रेस को फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे 132 बिट एड्रेस स्पेस होता है। इसका मतलब है कि इसमें कुल 2 के पावर है ना 128 यानी कि 340 ट्रिलियन है ना अद्वितीय एड्रेस हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन यहाँ पे होता है, इसमें 16 बिट के 8 समूहों में लिखा जाता है जो कॉलन से अलग होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 समूह में बांटा गया और ये हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन है, ये 16 बिट के होते हैं, ठीक है। एड्रेस कंपैरिजन की बात करें और ये देखो वहां पे सेपरेशन डॉट से होता था, यहाँ सेपरेशन जो होता है एक अलग अलग जो सेपरेशन है वो यहाँ पे कॉलन से होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कॉलन से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही पूछ लेता है कि IPv6 में जो हमारे ऑक्टेट है उनको अगर सेपरेट करना है तो वो किससे करते हैं, वो हमारे यहाँ पे कॉलन से करते हैं। 16 बिट का यहाँ पे हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। एड्रेस कंपैरिजन, यदि किसी एड्रेस में लगातार शून्य आते हैं, ठीक है, तो उन्हें डबल कॉलन्स का उपयोग करके छोटा किया जाता है, ठीक है। अगर आपको देखने डबल यहाँ पे डबल कॉलन कब लगाते हैं, जब लगातार शून्य आते हैं किसी एड्रेस के अंदर। चलिए यहाँ देखेंगे आप बेनिफिट्स ऑफ IPv6। पहली बात कि ये जो है असीमित एड्रेस स्पेस है, तो भविष्य के जितने भी उपकरण होंगे IoT, स्मार्ट होम, स्मार्ट कार आदि के लिए पर्याप्त एड्रेस उपलब्ध होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बेहतर सुरक्षा होती है, बिल्ड इन सिक्योरिटी होता है। तो IPv6 को IPv6 के समर्थन के साथ डिजाइन किया गया है, जो डेटा एन्क्रिप्शन और
प्रमाणीकरण प्रदान करता है, यानी कि हमें ये सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है कुशल राउटिंग, मतलब एफिशिएंट राउटिंग होती है इसके अंदर। IPv6 का जो हेडर IPv4 की तुलना में सरल और हायरार्किकल मॉडल में है, जिसे राउटर के लिए डेटा प्रोसेस करना तेज हो जाता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। डिवाइस नेटवर्क से जुड़ते ही अपना IP एड्रेस खुद बना सकते हैं। जैसे ही कोई डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट होगा वो अपना IP एड्रेस खुद बना लेगा, जिसे DHCP सर्वर की आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। IPv6 के एड्रेस की प्रकार की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है यूनिकास्ट। एक पैकेट एक विशिष्ट इंटरफेस को भेजा जाता है, इसे हम लोग यूनिकास्ट कहते हैं। मल्टीकास्ट की बात करेंगे तो एक पैकेट को एक विशिष्ट समूह के सभी उपकरणों को भेजा जाता है, मतलब एक विशेष प्रकार के जितने भी उपकरण होंगे उन सब पे भेजा जाता है। एनीकास्ट की बात करें तो एक पैकेट को उसी एड्रेस वाले उपकरणों के समूह में सबसे नजदीकी उपकरण को भेजा जाता है, ये हमारा एनीकास्ट है। ठीक है, तो IPv6 में ब्रॉडकास्ट का उपयोग नहीं होता, इसमें मल्टीकास्ट से बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि IPv6 में ब्रॉडकास्ट यूज नहीं होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या IPv4 से IPv6 में क्या बदलाव है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ IPv6 पे शिफ्ट नहीं हो सकती है, इसलिए कुछ तकनीकियों का उपयोग किया जाता है, जैसे डुअल स्टैक्स। यहाँ पे बात करेंगे तो उपकरण एक साथ IPv4 और IPv6 दोनों का उपयोग करते हैं डुअल स्टैक्स में। उसके बाद टनलिंग में अगर हम बात करें तो IPv6 डेटा को IPv4 नेटवर्क के माध्यम से भेजने के लिए IPv4 पैकेटों के अंदर इनक्रिप्टेड मतलब इनकैप्सुलेट करके जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डेटा इनकैप्सुलेट फॉर्म में जाता है, वो टनलिंग के माध्यम से जाता है, टनल होता है उस माध्यम से चला जाता है, वायरों का टनल होता है, ऐसे समझेंगे। फिर आता है हमारा ISP। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP एड्रेस वह कंपनी है जो संगठनों और घरेलू उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। अगर हम आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस माध्यम से मिल रहा है, हमको ISP के माध्यम से मिल रहा है। इसके बिना हम ऑनलाइन खरीदारी नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इवन कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ISP के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे प्रकार है एक्सेस प्रोवाइडर। ये क्या है, ये टेलीफोन लाइन, वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक के जरिए इंटरनेट देता है। दूसरा है मेल बॉक्स प्रोवाइडर, तो ये ईमेल होस्टिंग सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अगर मेल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा ये मेल बॉक्स प्रोवाइडर है, ईमेल होस्टिंग का काम करती है। होस्टिंग ISP की बात करेंगे तो ये वेब होस्टिंग और क्लाउड सेवाएं जैसे वर्चुअल मशीन देते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा चौथा है वर्चुअल ISP। ठीक, ये अन्य ISP के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करते हैं। ठीक है, ये किसी और ISP के यूज करके। फिर हमारा फ्री ISP है, ये इंटरनेट सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। ठीक है, तो ये फ्री ISP भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इतने सारे प्रकार हैं ISP के, एक्सेस प्रोवाइडर, मेल बॉक्स प्रोवाइडर, होस्टिंग ISP, वर्चुअल ISP और फ्री ISP। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, भारत में इंटरनेट की अगर हम बात करें तो भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को VSNL की बात करें तो विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। ठीक है, ISP का कार्य की बात करें तो इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करना, डोमेन नाम का समाधान करना और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखना, ये किसका काम है, ISP का काम है। ठीक, तीसरा है क्लास C के लिए अगर आपको जानकारी लेना है तो यहाँ पे छोटे नेटवर्क के लिए सबसे उच्च क्लास मतलब उपयुक्त क्लास की अगर हम बात करेंगे तो वो क्लास C का हम IP एड्रेस बनाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ MCQs है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि IP6 में एड्रेस में ब्लॉक्स को अलग करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कॉलन का। ठीक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने की, VSNL ने की।
IPv4 की किस क्लास में सबसे अधिक IP एड्रेस होता है? तो क्लास 1 के IP एड्रेस में सबसे अधिक एड्रेस होता है। फिर ISP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कई सारी चीजों को, बारीकियों को देखा, IPv4 IPv6 के बारे में देखा। ठीक है, अब देखिए भारत में IP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो कार्य प्रणाली है उसको समझते हैं कि वो भारत के अंदर कैसे काम करती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो भारत के प्रमुख ISP की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विसेज जो भारत में प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पे है VSNL। ठीक है, इसको हम लोग विदेश संचार निगम लिमिटेड भी कहते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत इसी ने की थी। फिर आता है VSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर आता है यहाँ पे MTNL, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। MTNL का फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर निजी कंपनियां जैसे आजकल जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है जैसी कंपनियां प्रमुख मोबाइल इंटरनेट प्रदाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली ये जितने भी मुख्य सरकारी और निजी कंपनियां हैं वो ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है IP एड्रेस कैसे काम करता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है। अब क्योंकि प्रोटोकॉल को हम लोग एक नियम बोलते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वह नियम है जिसके द्वारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? सबसे पहले यहाँ पे डेटा पैकेट की बात हो रही है। तो जब आप कोई मैसेज या वेब पेज भेजते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है जिन्हें हम लोग पैकेट्स कहते हैं। कोई भी मैसेज या कोई भी वेब पेज पे आप कोई भी मैसेज भेजते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक पैकेट में भेजने वाले का जो सेंडर है और प्राप्त करने वाले रिसीवर दोनों का IP एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि आपका IP एड्रेस 1.2.3.4 है और आपका जैसे और आप 5.6.7.8 को मैसेज भेजते हैं तो IP प्रोटोकॉल सुरक्षित करता है कि पैकेट सही पते पर पहुंचे। ठीक है, ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल का रूल। ठीक है, अब इसमें आता है TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक्स की बात कर रहा है। तो इंटरनेट पे संचार करने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी विंडोज है, लाइनेक्स है, में एक प्रोटोकॉल स्टैक बना होता है। इसका मुख्य स्तर यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या स्तर है। सबसे पहला जैसे हम OSI लेयर पढ़े थे तो ये उसी तरीके का यहाँ पे ISP प्रोटोकॉल स्टैक्स का काम होता है। अब देखिए कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की बात होती है। तो जितने भी जैसे वाईफाई, ईमेल, FTP के लिए प्रोटोकॉल प्रदान करना किसका काम होता है? वो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। पैकेट को कंप्यूटर के भीतर एक विशिष्ट पोर्ट नंबर पर निर्देशित करना वो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम होता है। फिर हमारा आ जाता है जितने भी IP एड्रेस का उपयोग करके पैकेट को सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? वो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल पहुंचाता है। फिर यहाँ पे बाइनरी डेटा को नेटवर्क सिग्नल जैसे इथरनेट या मॉडेम सिग्नल में जो बदलने का काम करता है वो हमारा हार्डवेयर लेयर करता है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि ये स्टैक्स आपस में काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। सबसे पहला यहाँ पे आता है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो इंटरनेट पे डेटा पैकेट के रूप में चलता है जिसे हम लोग पैकेट स्विचिंग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पोर्ट नंबर क्या है? TCP लेयर डेटा को सही एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए पोर्ट नंबर का उपयोग करता है। कौन करता है पोर्ट नंबर का उपयोग? TCP लेयर करता है। होस्ट क्या है? इंटरनेट पे प्रत्येक कंप्यूटर को होस्ट के रूप में जाना जाता है जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान यानी कि IP एड्रेस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपकी साथ साथ तैयारी भी होती रहे। यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेट पे भेजे जाने वाले संदेश को सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकेट, क्योंकि इंटरनेट पे जो कुछ भी हम कहीं भेजेंगे वो छोटे छोटे पैकेटों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पैकेट हो गया। डेटा को कंप्यूटर के भीतर किसी विशिष्ट एप्लीकेशन तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो हम लोग यूज करते हैं पोर्ट नंबर का, कि किस पोर्ट नंबर पे डेटा को पहुंचाना है। कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहा है ये।
फिर यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक्स में बाइनरी डेटा को सिग्नल में बदलने का काम कौन सी लेयर करती है? तो बाइनरी डेटा को सिग्नल में बदलने का काम हमारा कौन करता है? हार्डवेयर लेयर, जैसा कि अभी आपने ऊपर ये देखा है। तो बाइनरी डेटा को नेटवर्क सिग्नल में बदलने का काम करता है वो हमारा हार्डवेयर लेयर करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सरकारी आईएसपी है? तो सरकारी कौन सा आईएसपी है? वो है हमारा बीएसएनएल। ये हमारे जियो, एयरटेल और वोडाफोन, ये सारे के सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं डेटा पैकेट का सफर और इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो डेटा पैकेट जर्नी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आता है डेटा का सफर। सेंडर से रिसीवर तक की जर्नी क्या होती है? ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजते हैं, जैसे हेलो, ठीक है, तो ये कैसे जाता है? तो सबसे पहले ये क्या जाता है? एप्लीकेशन लेयर पे। तो मैसेज प्रोटोकॉल स्टैक्स के शीर्ष मतलब टॉप से शुरू होता है, जैसे नीचे की ओर फिर जाता है। तो पैकेट में विभाजन होता है सबसे पहले। यदि मैसेज लंबा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें हम लोग पैकेट कहते हैं। फिर क्या होता है कि टीसीपी लेयर प्रत्येक पैकेट को एक पोर्ट नंबर देता है। फिर उसके बाद आता है आईपी लेयर। वो क्या करता है? पैकेट के जितने भी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है वो लिखती है। उसके बाद राउटिंग आता है। आईएसपी का राउटिंग अंतिम पते को जांच करता है कि वो पता सही है कि नहीं, उसे तय करता है कि, और फिर पैकेट को किस रास्ते से भेजना, ये सारा काम किसका होता है? राउटिंग का होता है। फिर रिसीवर का पुनः क्या करता है? संयोजन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? जब पैकेट प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें फिर से जोड़कर मूल मैसेज के रूप में बदल देता है। ये काम करता है रिसीवर पर पुनः संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है आईएसपी एज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इस इमेज में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आईपी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का पर यात्रा करने वाला प्रत्येक पैकेट एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। मतलब कोई भी इंटरनेट पे जो भी ट्रेवल कर रहा है, इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल कर रहा है, वो स्वतंत्र रूप से माना जाता है। उसके बाद क्या होता है? पैकेट अलग अलग रास्तों से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मतलब कोई भी मंजिल वो तय करके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। रिसीवर पर पहुंचने पर उसका क्रम भी अलग अलग हो सकता है, वो अलग अलग ऑर्डर में भी पहुंच सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कनेक्शनलेस में क्या होता है। जब कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, आईपी एज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, तो इसमें एक तो इंडिपेंडेंट होता है डेटा ट्रेवल का फॉर्मेशन, और दूसरा वो किसी भी फॉर्म में रिसीवर तक पहुंच सकता है, किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकता है। ठीक, इंटरनेट से जुड़ने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? अब इंटरनेट से जुड़ने के हम लगभग सभी लोग जानते हैं, उसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक मुख्य तरीका है, ठीक है, क्या है? वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, वाईफाई या वायरलेस तकनीकी है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके आपसे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ती है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। ओएसआई मॉडल की बात करेंगे तो आईपी ओएसआई मॉडल की 3 नेटवर्किंग लेयर में होता है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल जो आईपी और ओएसआई लेयर की 3 नेटवर्किंग मॉडलों के अंतर्गत होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राउटिंग की बात करेंगे तो डेटा पैकेट को सही रास्ता दिखाने का काम कौन करता है? राउटर करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट पे जो डेटा पैकेट ट्रेवल कर रहा है उसको जो सही रूट प्रोवाइड करता है वो राउटिंग करता है। फिर टीसीपी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो पैकेट को सही क्रम में वापस व्यवस्थित करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो भी पैकेट हमारे तक पहुंचता है वो किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकता है, पर वो हमको सही ऑर्डर में दिखे, ये कौन करता है? वो ये काम करता है टीसीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसकी जिम्मेदारी टीसीपी की होती है। चलिए, इसमें अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर स्थित होता है? तो आपको यहाँ याद रखना है कि तीसरी लेयर पर स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेट पर डेटा पैकेट के रूप में यात्रा करता है या किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो डेटा पैकेट के रूप में अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो है हमारा कनेक्शनलेस, है ना। इंटरनेट पर डेटा पैकेट के रूप में जो यात्रा करता है वो किस प्रकार के प्रोटोकॉल में करता है? वो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल में करता है। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस की जांच करके पैकेट को आगे भेजने का काम कौन करता है? हमारा वो करता है, हमारा राउटर करता है। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ पे हमारे कुछ समरी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमको याद रखना है। अभी तक हमने क्या किया, उसको डिटेल में पढ़ा, अब उसकी एक छोटी सी समरी है जो आपको याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि इंटरनेट का जो जन्म है और विकास वो याद रखना है। ARPANET 1969 में इंटरनेट दुनिया में आया। तो यह दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट अगर हम बात करें 1972 में, जब ARPANET 23 नोड्स के साथ वैश्विक स्तर पर फैला, तब इंटरनेट को जाना या जानने लगे हम लोग। ठीक है, TCP IP और DNS जो होता है वो इंटरनेट पर इन मानक प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। ठीक है, तो जो इंटरनेट है वो हमारा वो ये जो TCP IP और DNS जो है इस प्रोटोकॉल पर आधारित होते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाओं की बात करें तो इंटरनेट की 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है उनकी सेवाओं को। पहला यहाँ पे कम्युनिकेशन है, दूसरा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तीसरा है वेब सर्विसेज और चौथा ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया। और इनको हम लोगों ने डिटेल में देखा। तो कम्युनिकेशन में जो आता है हमारा ईमेल आ जाता है, टेलनेट आता है, IRC आता है, VOI आ जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हमारा FTP, आर्काइव, ग्रोफर है ना। आर्काइव याद रखना दुनिया का पहला सर्च इंजन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे वेब सर्विसेज की बात करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ईमेल लर्निंग हो गया, ई बुक बैंकिंग हो गया, तो ये सब हमारे वेब सर्विसेज है। फिर ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया की बात करें तो हमारा जितने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है ना, ये हमारे क्या है, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है। दूसरी हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप है जो सोशल मीडिया एप्स हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमने आपको पढ़ाया, अभी आगे आप देखेंगे। इसमें वेब ब्राउजर है, URL है, वेब सर्वर है, HTML है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला वेब ब्राउजर, तो सॉफ्टवेयर जिसे हम इंटरनेट पे इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, या जो हो गया बिंग हो गया। फिर URL की बात करें तो किसी वेब पेज का अनूठा पता होता है, अगर हमको किसी पते पे जाना है तो उसका URL मुझे पता होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात वेब सर्वर की बात करें तो वह शक्तिशाली कंप्यूटर जहां वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। किसी भी वेबसाइट का जो डेटा स्टोर होता है, जहां से हम एक्सेस करते हैं, वो हमारा वेब सर्वर कहलाता है। और दूसरी बात, जो इंटरनेट की भाषा होती है, वेब पेज की जो भाषा होती है, वो हमारी HTML होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि वेब पेज की कौन सी भाषा होती है, तो आप बोलोगे HTML होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, कि आपसे वो छोटी छोटी बातें भी पूछ सकता है जो अक्सर आप ऑब्सोलीट कर देते हैं दिमाग से। तो बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बस हल्के टच में रहिए और आपको बेसिक जानकारी सब कुछ आ जाएगा। चलिए, अब आते हैं IP एड्रेस और DNS में। तो IP एड्रेस की बात करें तो हर कंप्यूटर की एक पहचान होती है, इसमें 0 से 55 तक के 4 सेट होते हैं। फिर DNS की बात करें तो यह IP एड्रेस को याद रखने का एक योग्य तरीका होता है, यानी कि कोई भी नंबर हम याद नहीं रख पाएंगे तो हमको उसको नाम के थ्रू याद रखना है, तो वो नाम में बदलता है DNS। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे कुछ आधुनिक कनेक्टिविटी जैसे हमारा वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें तो ये चीज आपको याद रखना है कि IEEE 802.11x मानक पर आधारित एक वायरलेस तकनीकी है वाईफाई। फिर इसमें मोबाइल हॉटस्पॉट आ जाता है, या आपके मोबाइल का एक राउटर में बदल देता है जिसे अन्य उपकरण वायरलेस इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो ये जो हमारे डिवाइस को है किस फॉर्म में बदल जाता है, एक राउटर के फॉर्म में बदल देता है, ताकि कोई भी डिवाइस जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेट के जनक किसको कहा जाता है, विंड साफ को हम लोग कहते हैं इंटरनेट का जनक। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये जरूर याद रखिएगा। WW का जनक हम किसको बोलते हैं, टिम बर्नर्ली को बोलते हैं। 1989 में इन्होंने इसका आविष्कार किया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1995। किसके द्वारा हुई, BSNL द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। NIC नेट क्या है, भारत के जिलों को जोड़ने के लिए जोड़ने वाला नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं NIC नेट बोलते हैं। सी ब्रेन क्या है, सी ब्रेन भारत का पहला कंप्यूटर वायरस है जो 1988 में देखा गया। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भारत के हर जिलों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क को कहलाता है NIC नेट कहलाता है। ईमेल के माध्यम से एक समूह बनाकर सूचना साझा
करना क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिंग लिस्ट कहते हैं। अगर एक साथ आपको एक समूह बना लीजिए, उनको सारा मेल, एक ही मेल आप सारे लोगों को भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देना। फिर यहाँ पे आ जाता है वाईफाई, किन मानक पर काम करता है। तो वाईफाई अभी हमने बताया कि IEEE 802.11 पे काम करता है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार का कौन सा प्रोटोकॉल नियंत्रित करता है। तो वो होता है हमारा HTTP, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सेक्शन का, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पूरे सिलेबस की ये 2-3 चैप्टर है जो एकदम बिल्कुल हार्ड है। जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमने जो पढ़ाया आपको, फिर ये जो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग पढ़ाया वो, दूसरा उसके बाद ये हमने चल रहे हैं जैसे इंटरनेट और WW, इसके बाद हमारा सोशल मीडिया आएगा, फिर हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज आएंगे। तो ये 3-4 चैप्टर जो हम लोग लास्ट के पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत डीप में पढ़िएगा। आप इससे पीछे बहुत हल्के में पढ़िए, पर ये जो 4-5 चैप्टर है ना, बहुत अच्छे से कंठस्थ होके जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लगभग इसी सेक्टर से बनते हैं। अभी तक जितने भी बने हुए हैं UPSSC के पेपर में हमने देखा है, वो सारे इसी सेक्शन से बनते हैं। तो 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसमें हम लोग ब्रॉडबैंड और इथरनेट की बात करते हैं। तो ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्शन, ठीक है, वायर्ड कनेक्शन की बात करें, वायरलेस नहीं, वायर्ड कनेक्शन की बात करें तो ब्रॉडबैंड एक उच्च गति हाई स्पीड की इंटरनेट सेवा है जो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रदान होती है। जैसे BSNL हमें प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड सर्विसेज। इसमें देखिएगा तकनीक की बात करें तो इसमें DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसमें राउटर की भूमिका की बात करेंगे तो एक राउटर आपके ISP से सिग्नल प्राप्त करता है और उसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर भेजता है। ये हमारा ब्रॉडबैंड का काम होता है। फिर इथरनेट या लैन केबल द्वारा कनेक्शन की बात करेंगे तो यदि आप वायरलेस, ठीक है, वाईफाई के बजाय केबल का उपयोग करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुत सरल तरीके से, जैसे केबल जोड़ना, तो इथरनेट केबल RJ45 एक सिरा राउटर के आउटपुट जैक में और दूसरा सिरा लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट में लगा दिया जाता है और इंटरनेट आ जाता है। ऑटो कनेक्ट की बात करेंगे तो केबल लगाते ही कंप्यूटर आमतौर पर स्वचालित रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमको याद रखने हैं, इथरनेट में क्या होता है और ब्रॉडबैंड में क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहला है इथरनेट कनेक्शन के लिए किस प्रकार की केबल या प्लग का उपयोग करता है। तो वो हमेशा इथरनेट यूज करता है, RJ45 केबल का इस्तेमाल करता है। फाइबर ऑप्टिक और DSL किस प्रकार के इंटरनेट सेवा के उदाहरण है। तो वो है हमारा ब्रॉडबैंड सेवा के उदाहरण है फाइबर ऑप्टिक केबल और DSL। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर। चलिए, तो आई होप आपको हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस क्लास को शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।